आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पे अपने चैप्टर 1 के जो ऑडिट ट्रिक सीरीज़ है, इसमें 2 या 3 टॉपिक ही बाकी उसे कंप्लीट करते हैं और हमारा ये चैप्टर जो है हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है? प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट हमने पूरी की पूरी बना रखी है, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है? चलिए तो यहाँ पे ये चीज़ हम कंप्लीट करते हैं आगे। अब हम यहाँ पे इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं जो हमने बीच में स्कोप ऑफ ऑडिट के बारे में छोड़ा था, पॉइंट नंबर 6 आपका, ठीक है? बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है लेकिन ध्यान रहे सर ये पहले भी हुआ करता था ओल्ड कोर्स में, ठीक है? ये टॉपिक पहले भी हुआ करता था लेकिन इसे मॉडिफाइड किया गया है। तो जब भी कोई पॉइंट को मॉडिफाइड किया जाता है या फिर कोई पॉइंट को ऐड किया जाता है, ठीक है? कोई पॉइंट को मॉडिफाइड किया जाता है या फिर कोई पॉइंट को ऐड किया जाता है तो उसका रेलेवेंस, उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है एग्ज़ाम में आने के लिए, ठीक है? तो ध्यान रहे मैं जहाँ-जहाँ कहता हूँ कि कोई पॉइंट मॉडिफाइड हुआ या फिर मैं जहाँ-जहाँ ये कहता हूँ कि कोई पॉइंट न्यू एडेड है, तो उसे कहीं पे मार्क करके रखिए कि उसे तो आपको कंपल्सरी कंप्लीट करना ही पड़ेगा, इसका रेलेवेंस सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है? अब ये स्कोप ऑफ ऑडिट को कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है, तो मैं पास्ट ईयर के जो रेलेवेंस है, ठीक है? कब-कब पूछा गया था उसका रेलेवेंस यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा बिकॉज़ उसका रेलेवेंस अब नहीं बनेगा, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी इसका रेलेवेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है बिकॉज़ ऑफ मॉडिफिकेशन, ठीक है? चीज़ों को बदला गया है यहाँ पे, बेसिकली पॉइंट तो वही है, कहना भी ये वही चाहता है, लेकिन बस इसके जो प्रेज़ेंटेशन है, इसकी जो लैंग्वेज है, उसे बदला गया है, ठीक है? पहले के मुकाबले लैंग्वेज को ईज़ी करा गया है, प्रेज़ेंटेशन को थोड़ा-सा बदला गया है, ठीक है? तो मैं कहूँगा कि और ज़्यादा ईज़ी कर दिया है और इम्पोर्टेंट बन गया है, ठीक है? तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करिएगा, आपके सामने है और वैसे भी मैंने जो अभी कहा कि रेलेवेंस पास्ट ईयर का नहीं डालूँगा, अगर कोई स्टूडेंट को नहीं पता तो बता दूँ कि जो भी वीडियोज़ आप देख रहे हैं ये ऑडिट ट्रिक में, तो उस टॉपिक अगर कोई पास्ट ईयर में पूछा गया है तो उसका कमेंट सेक्शन उस वीडियो की कमेंट सेक्शन में हम उसका रेलेवेंस डाल देते हैं, ठीक है? कि कब-कब पूछा गया था, ठीक है? जिन स्टूडेंट को नहीं पता उन लोगों को मैं बता रहा हूँ कि हमें इस तरीके का रेलेवेंस कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाता है आपको ताकि आपको पता चले कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बस ये जो पास्ट ईयर का रेफ़रेंस है, वो आपको कौन से वीडियो में नहीं देखने को मिलेगा, जो वीडियो में पॉइंट न्यू एडेड है या फिर कोई मॉडिफ़ाइड कर दिया गया है, उस वीडियो में आपको नहीं मिलेगा ऑब्वियसली क्योंकि वो एक नया टॉपिक है, पास्ट ईयर में था ही नहीं तो कैसे पूछा जाएगा, ठीक है? तो उन वीडियो में आपको नहीं देखने को मिलेगा जो पहले से टॉपिक हुआ करते थे, ठीक है? बेसिकली आपको 70% टॉपिक जो है, वो सेम टू सेम है, ओल्ड कोर्स में हुआ करता था, वही न्यू कोर्स में, ठीक है? तो उन 70% टॉपिक्स में आपको कमेंट सेक्शन में उस वीडियो की वहाँ पे रेफ़रेंस मिल जाएगा अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए। आपको मिल जाएगा आरटीपी में कब पूछा गया था, एमटीपी में कब और पास्ट पेपर में। इससे पता चलेगा कि कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है और उसका इम्पोर्टेंट कितना है, ठीक है? चलिए, स्कोप ऑफ ऑडिट, व्हाट इट इंक्लूड्स देखिए स्कोप ऑफ ऑडिट में 2 चीज़ें हमें पढ़नी है। सबसे पहले तो वो इंक्लूड क्या करता है वो चीज़ हमें पढ़नी है और एक्सक्लूड क्या करता है, ठीक है? जो इंक्लूड नहीं करता है, नॉट इंक्लूड, ठीक है? मतलब कि एक्सक्लूड, ठीक है? तो स्कोप ऑफ ऑडिट स्कोप ऑफ ऑडिट आपको जब पूछा जाए, तो आपको यहाँ पे देखना है कि क्या पूछा गया है? क्या इनकी इंक्लूज़न पूछा गया है या फिर नॉट इंक्लूड इस तरीके से पूछा गया है, ठीक है? तो बेसिकली स्कोप ऑफ ऑडिट का मतलब होता है कि एज एन ऑडिटर आपको कितना काम करना है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे ऑडिट के अंदर इम्पोर्टेंट बात ये नहीं होती कि आप जो है सारे क्वेश्चंस सारे टॉपिक्स को याद कर लें। इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्टूडेंट ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन सा टॉपिक का आंसर यहाँ पे लिखना है। जैसे कि इसी बात करूँ स्कोप ऑफ ऑडिट की, तो पास्ट में या फिर आपके ऐसे मॉड्यूल में ही वो क्वेश्चन है, ऐसे मॉड्यूल में ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ही है आई थिंक, ठीक है? जहाँ पे आपको पूछा जाता है कि भाई 1 मिनट में आपको क्वेश्चन ही बता दूँ। उम, क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहाँ गए? हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 ही देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि भाई चूज़िंग ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ इन रिलेशन टू अकाउंटिंग इश्यूज़ इज़ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है? डू यू एग्री ऐसा पूछता है। ठीक है? ये चीज़ तो आप जो है पढ़ेंगे उसके बाद समझ में आएगी लेकिन मेन चीज़ डिस्कस द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर ये आपको की पॉइंट बता दिया गया है कि एग्ज़ैक्टली इसमें आंसर लिखना क्या है। ठीक है? तो स्कोप ऑफ ऑडिट का मतलब क्या होता है? मैंने अभी-अभी कहा कि जो ऑडिटर को काम करना है, तो बेसिकली इसका मतलब ही क्या हुआ ड्यूटी ऑफ ऑडिटर। ठीक है? तो यहाँ पे अगर इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन में इन लोगों ने कहा है कि स्कोप ऑफ ऑडिट व्हाट इट इंक्लूड इसका आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है? तो बेसिकली आपको लैंग्वेज को समझना भी पड़ेगा। ये इतना सफिशिएंट नहीं है कि आप सिंपली हेडिंग को रीड करें और उसका आंसर रीड कर लें। इसको समझना भी पड़ेगा कि स्कोप ऑफ ऑडिट का मतलब क्या हुआ? स्कोप ऑफ ऑडिट का मतलब हुआ कि एज़ एन ऑडिटर आपको कितना काम करना है। इसका मतलब ड्यूटी ऑफ ऑडिटर। ठीक है? तो स्कोप ऑफ ऑडिटर पूछ सकते हैं, ड्यूटी ऑफ ऑडिटर पूछ सकते हैं, तो आपको यही लिखना है। ठीक है? तो स्कोप का मतलब है कि रेंज, ठीक है? रेंज, स्कोप का मतलब क्या है? रेंज। रेंज का मतलब कितने
दायरे में रह के आपको काम करना है। एज़ एन ऑडिटर कितना दायरा आपका रहेगा जहाँ पे आपको काम करना है, ठीक है? कई चीज़ें होती हैं जो हमारे स्कोप से बाहर होती है, ठीक है? हमारा स्कोप फिक्स है एज़ एन ऑडिटर, हमें इतना ही काम करना होता है, उससे आगे जाके काम करना नहीं होता है, ठीक है? तो यहाँ पे यही चीज़ कहना चाहता है कि स्कोप में क्या-क्या चीज़ें होगी ये आप एज़ एन ऑडिटर जान लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है? ताकि आप ये आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ कि कोई चीज़ ऐसी है जो हमारे स्कोप में नहीं आती तो हम लेंगे ही नहीं, ठीक है? The purpose of audit is enhanced a degree of confidence in the of the intended user of the financial statement. फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो इंटेंडेड यूजर्स हैं, इंटेंडेड यूजर्स कौन-कौन से हो सकते हैं? काफ़ी सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट्स हो सकती है, बैंक्स हो सकते हैं, ठीक है? तो ये सारे इंटेंडेड यूजर्स को जो है हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि ऑडिट जो है एक प्रूव करता है कि इन्फॉर्मेशन सब कुछ सही-सही है, ठीक है? और ऑडिट के हेल्प से इनका जो डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है? तो उसी चीज़ में अगर हम ये जान लें कि ऑडिट में इंक्लूड क्या होता है, तो वो हमें एज़ एन ऑडिटर पता होना चाहिए। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमें बेसिकली एज़ एन ऑडिटर हमें ये देखना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, वो एज़ पर एफआरएफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बना है या फिर नहीं, ठीक है? यही मेन चीज़ है और इसी के अंदर हमें यहाँ पे चेक करना होता है कि दायरे में रह के ये सारी चीज़ें हैं या फिर नहीं, ठीक है? वैसे तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मैंने एग्जांपल भी दिया था अपने पिछले वीडियो सीरीज़ में, ठीक है? अभी कुछ 2-3 वीडियो पहले ही मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेज़ेंट और प्रिपेयर कैसे करना है, उसका पूरे का पूरा जो रूल होता है, उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि शेड्यूल 3 जो ये बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करने हैं, क्या-क्या चीज़ें किस तरीके से प्रेज़ेंट करनी है, ठीक है? तो ये जो रूल दिखाने वाला चीज़ है, उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है? तो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, ये आपका एज़ पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, वो एज़ पर एफआरएफ बना है या फिर नहीं, ये हमें चेक करना होता है। और ये चेक करते वक़्त हमें हमारे दायरे में रह के ही काम करना है। अब ये दायरा क्या रहेगा, ये हमें जानना है। दिस इज़ द स्कोप ऑफ ऑडिट, व्हाट इज़ इंक्लूड, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास में टोटल 3 टॉपिक हैं, ठीक है? 3 हेडिंग है जिसके अंदर की इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, राइट? तो सबसे पहला हेडिंग है, याद करने की ट्रिक मैं बताऊँगा। सबसे पहले ऊपर-ऊपर से इन्फॉर्मेशन जैसे कि हम हमेशा लेते आ रहे हैं, इसी तरीके से काम करेंगे। जल्दी से आ जाइए यहाँ पे कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी, ठीक है? तो स्कोप ऑफ ऑडिट व्हाट इट इंक्लूड के अंदर इंक्लूड क्या-क्या होता है, तो उसमें सबसे पहला कहता है कि कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी, मतलब कि एंटिटी का पूरे के पूरे जो ट्रांज़ैक्शंस है, पूरी की पूरी प्रोडक्ट जो भी बनाते हैं, सारी चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है ऑडिट के अंदर कवर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम भूल गए या फिर हमने इग्नोर कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑडिट के अंदर एक-एक चीज़ को आपको जो है इंक्लूड करके लेना है। ठीक है? हाँ, ये बात अलग है कि प्रोडक्ट काफ़ी सारी हो सकती है। मतलब कि मान लीजिए हम साबुन की फैक्ट्री में साबुन की कंपनी है, ठीक है, शॉप, तो शॉप काफ़ी सारे हो सकते हैं, ठीक है? एक जैसे हम काफ़ी सारे बनाते हैं, एक ही तो बना के बेच नहीं रहे, ऐसे तो लाखों हम यूनिट्स बनाते हैं, तो उसमें हम सैंपलिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन कवरेज तो होनी ही चाहिए कि ये प्रोडक्ट हम बनाते हैं और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो कवरेज पूरी की पूरी रखनी पड़ेगी, ठीक है? हाँ, उसमें आप सैंपलिंग वगैरह करते हैं, तो ऑब्वियसली सैंपलिंग करनी पड़ती है, एक-एक यूनिट को कहाँ से चेक करेंगे। लेकिन कवरेज तो इससे रिलेटेड मतलब कि इन्फॉर्मेशन तो कवर होनी ही पड़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, राइट? तो कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी। इसके बाद सफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मैंने क्या कहा? सफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब सर यहाँ पे जब आप पढ़ रहे हैं तो हमारे बुक में रिलायबिलिटी पहले दिया है और सफिशिएंसी बाद में है, तो आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं? आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं सफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि हम यहाँ पे ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि हम जो शॉर्टकट याद करने वाले हैं, वो शॉर्टकट में हमें ये सफिशिएंसी को आगे रखना है, ठीक है? और रिलायबिलिटी को पीछे रखना है। वैसे इससे कोई मतलब में चेंज हुआ? आंसर इज़ नो। इससे कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है? आप सफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी बोले या फिर रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी, दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है? दोनों एक ही चीज़ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि पेन और पेंसिल बोलूँ और पेंसिल और पेन बोलूँ, तो दोनों मतलब तो एक ही है ना, मैं दोनों की चीज़ में बात कर रहा हूँ, राइट? लेकिन हम सफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बोलेंगे क्योंकि हमारे जो ट्रिक है इस क्वेश्चन की याद करने की, वो ट्रिक से मैच करता है। मैं अभी समझाऊँगा, अभी आप ये समझ में नहीं आया तो छोड़ दीजिए। इस टॉपिक को समझते हैं। रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है? सेकंड पॉइंट, सबसे पहला हमने देखा कि एंटिटी के हर एक एस्पेक्ट को कवर करिए। सेकंड पॉइंट हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है, वो सफिशिएंट है या फिर रिलायबल है, ये चेक करिए। तो सबसे पहले तो एज़ एन ऑडिटर आपको क्या करना पड़ेगा भई? आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है,
ठीक है? क्या वो सफिशिएंट है या फिर नहीं? तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ध्यान रहे सर कंटेंट करता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब कि जितने भी अंडरलाइन रिकॉर्ड्स है अकाउंटिंग, ठीक है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप जो भी रिकॉर्ड, जो भी अकाउंट्स बनाते हैं वो सारे, ठीक है? तो अंडरलाइनिंग जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है एंड प्लस अदर सोर्सेज़ डेटा मतलब कि जो अकाउंट बनाने के लिए आपने काफ़ी सारे प्रूफ लिए होंगे, जैसे कि बिल हो गया, वाउचर्स हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, ठीक है? एंट्रीज़ से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रूफ हो गए, तो ये सारे प्रूफ को भी चेक करना है और चेक करना है कि क्या ये रिलायबल है, इस पे विश्वास किया जा सकता है या फिर नहीं एंड सफिशिएंट, सफिशिएंट मतलब कि पूरे का पूरा कंप्लीट है या फिर नहीं, ठीक है? रिलायबल का मतलब होता है कि हम उस पे भरोसा कर सकते हैं या फिर नहीं और सफिशिएंट का मतलब होता है कि वो कंप्लीट है या फिर नहीं या फिर आधा-अधूरा है, ठीक है? तो हमें 2 चीज़ें ये देखनी होती है। तो हमें यहाँ पे रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी देखनी है, किस चीज़ की सर? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या होता है ये इन लोगों ने एक्सप्लेन किया। तो पॉइंट नंबर 1 इन लोगों ने क्या कहा सर? पॉइंट नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 1 जो है वो हमारा पॉइंट नंबर 1 बनेगा। हम पॉइंट वाइज़ याद रखेंगे, ठीक है? ताकि हमें याद रहे कि हमें एग्ज़ैक्टली हमें क्या रखना है, ठीक है? क्या हमें याद रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले जब भी हमें इस पॉइंट का यहाँ पे लिखना है एग्ज़ाम में आंसर डायरेक्टली मैं यही बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में लिखना क्या है डायरेक्टली। तो जब भी हम यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे सफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो सबसे पहले हम ये क्लियर करेंगे कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि सर अंडरलाइनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड अदर सोर्स ऑफ डेटा, ठीक है? तो अदर सोर्स डेटा है और अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, ये हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। बस सेंटेंस को बड़ा करने के लिए एक एग्जांपल भी लिख देना कि भाई अदर सोर्स डेटा का मतलब क्या है सर? बिल है, वाउचर है, डॉक्यूमेंट्स है बस, ठीक है? इनकी रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी हमें देखनी है, राइट? सबसे पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट हम ये लिखेंगे कि भाई रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी देखनी हो तो ठीक है, लेकिन कैसे देखनी है? ठीक है? सबसे पहले पॉइंट में हमने क्या देखा? सबसे पहले पॉइंट में हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो क्या है? ठीक है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है? ठीक है? तो क्या-क्या है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन? तो सीधी-सी बात है अंडरलाइनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड अदर सोर्स ऑफ डेटा, राइट? ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, काम खत्म। सेकंड पॉइंट में हम ये लिखते हैं कि जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को हम देखेंगे कि भाई वो रिलायबल है, ठीक है? वो रिलायबल है, यहाँ पे पूरा नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली डायरेक्ट आंसर ही लिख देता हूँ कि वो रिलायबल है एंड सफिशिएंट है, वो कैसे पता चलेगा? कैसे करना है हमें ये चेक, ठीक है? कैसे चेक करना है, ठीक है? सेकंड पॉइंट हमें ये बताता है कि हमें एग्ज़ैक्टली चेक कैसे करना है। कैसे चेक करना है, ठीक है? तो ये जो रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी हम चेक करेंगे वो कैसे करना है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे तो सीधी-सी बात है वो कहता है कि देखिए, आप ये समझते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो रिलायबल एंड सफिशिएंट होना चाहिए? आंसर इज़ यस। हमने अभी-अभी देखा कि भाई अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड अदर सोर्स ऑफ डेटा को हमें चेक करना है, वो सफिशिएंट है या फिर नहीं। दूसरा पॉइंट हमें ये देखना है कि कैसे चेक करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखिए कहता है कि आप एक काम करिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है उसको स्टडी करिए और असेसमेंट करिए जितनी भी अकाउंटिंग सिस्टम उसमें यूज़ हुई है। जो अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से जो आपने अकाउंट बनाए हैं, ठीक है? उस अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल को क्या करिए सर? स्टडी करिए एंड असेसमेंट करिए, ठीक है? सही से चेक करिए कि क्या इसके हिसाब से काम हो रहा है या फिर नहीं, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करेंगे सर? अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल जो है उसको स्टडी करिए, असेसमेंट करिए, ठीक है? स्टडी करेंगे और असेसमेंट करेंगे और दूसरा कैरी आउट एप्रोप्रिएट टैप कैरी आउट एप्रोप्रिएट टैप टी से मेरा मतलब है टेस्ट, ई से मेरा मतलब है इंक्वायरीज एंड पी से मेरा मतलब है प्रोसीजर। देखिए याद रहे ऑलवेज एज एन ऑडिटर आप कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। मैं आपको इनहेरेंट लिमिटेशन में भी बता चुका हूँ कि इन्वेस्टिगेशन आप कभी भी नहीं कर पाएँगे, ठीक है? क्योंकि आपको इतना पावर नहीं है कि आप इन डेप्थ जाके इन्वेस्टिगेशन वगैरह करें, ठीक है? एज़ एन ऑडिटर आप केवल और केवल इंक्वायरी वगैरह कर सकते हैं कि पूछताछ कर सकते हैं। अगर सामने वाला ने बताया तो ठीक है, नहीं बताया तो फिर भी ठीक है, ठीक है? अगर नहीं बताया गया तो हम क्या कर सकते हैं अपने रिपोर्ट में लिख सकते हैं कि हमने इन्फॉर्मेशन माँगी थी लेकिन नहीं बताई गई, ठीक है? बस इतना ही कर सकते हैं। हम इन डेप्थ एसीपी प्रद्युमन बन के काम नहीं कर सकते, ठीक है? इसलिए देखिए यहाँ पे वर्ड इंक्वायरी लिखा है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ठीक है? तो देखिए, हमें सिंपली सेकंड पॉइंट के अंदर 2 ही पॉइंट निकले हैं लिखने हैं, ठीक है? सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? सफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहला हम ये लिखेंगे कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है? तो वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है एंड अदर सोर्स ऑफ डेटा है। पहला पॉइंट खत्म। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे कि ये चेक करना है, ये ठीक है, लेकिन ये चेक कैसे करेंगे? तो सीधी-सी बात है आपको क्या करना है? अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल जो है, उसको स्टडी एंड असेसमेंट करना है और दूसरा आपको टैप करना है। टैप मतलब कि आपको एप्रोप्रिएटली टेस्ट, इंक्वायरी एंड प्रोसीजर करना है। ठीक है? बस काम खत्म। ठीक है? इसके बाद थर्ड पॉइंट पे आ जाइए। थर्ड पॉइंट आपके पास में आ जाता है प्रॉपर डिस्क्लोज़ ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब फाइनेंशियल सबसे पहले देखिए ये आपका कहानी की तरह बन जाता है कि सबसे पहले आपने देख लिया कि भई ऑल एस्पेक्ट कवर हुए हैं या फिर नहीं।
एंटिटी के, ठीक है। फिर दूसरा आपने देखा कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो सफिशिएंट एंड रिलायबल है या फिर नहीं। और तीसरा अब यहाँ पे ये क्या देखने जा रहे हैं, ये देखने जा रहे हैं कि अब ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो सही है, ठीक है, हमने चेक कर लिया कि हाँ जी बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि हमने जो है इंटरनल कंट्रोल और अकाउंटिंग सिस्टम को जो है अच्छे से स्टडी कर लिया एंड टैप भी कर लिया, ठीक है, टेस्ट इंक्वायरी एंड प्रोसीजर। तो हमें ये पता चल गया कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। बस अब हम ये देखेंगे कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को क्या सही से डिस्क्लोज कर दिया या फिर नहीं। अगर कर दिया तो बस काम खत्म, हमारा स्कोप खत्म, हमारी ड्यूटी खत्म, ठीक है। तो कितना कहानी की तरह याद हो सकता है, देखिए कि सबसे पहले हमने एक एस्पेक्ट कवर किए या फिर नहीं वो देखिए। इसके बाद फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो हमने इन लोगों ने रखी हुई है, ठीक है, मैनेजमेंट ने, क्या वो सफिशिएंट है, रिलायबल है या फिर नहीं वो देखिए। और जैसे ही ये सब कुछ हो जाता है, फिर हमें करना ही क्या है, ये जो सही-सही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसे सही-सही से डिस्क्लोज़ किया है या फिर नहीं, ये चेक करेंगे, काम खत्म, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से कहानी की तरह याद हो जाता है। और ट्रिक की बात करेंगे तो मैं ट्रिक भी अभी आपको बता दूँगा, ठीक है। जैसे याद रहता है वैसे याद रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैंने मार्किंग भी कर दी है। मार्किंग आप यहाँ पे कर लेंगे, जो हाइलाइट किया है वो अपने मॉड्यूल में आप हाइलाइट कर लेंगे। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करना ऊपर-ऊपर से इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली ऑडिट ट्रिक सीरीज़ है। इसमें हमें सिंपली ट्रिक प्रोवाइड करनी होती है, लेकिन साथ-साथ मैं कुछ चीज़ों को कवर करते चल रहा हूँ। तो मेरा यहाँ पे मकसद रहेगा कि आपका रिवीजन भी साथ-साथ कंप्लीट ही हो जाए, आपको इधर-उधर भटकना ना पड़े। ठीक है? इसलिए आप देख रहे हैं कि मैं ऊपर-ऊपर से इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता जा रहा हूँ। एग्ज़ैक्टली आपको क्या याद करना है वो भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक है? चलिए, तो प्रॉपर डिस्क्लोज़र ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला पॉइंट आपको ये लिखना है, पहला पॉइंट आपको ये लिखना है, फर्स्ट पॉइंट ऑडिटर के हिसाब से, सेकंड पॉइंट मैनेजमेंट के हिसाब से आपको लिखना है, और थर्ड पॉइंट तो पता नहीं क्यों यहाँ पे हाँ, थर्ड पॉइंट तो सही है, थर्ड पॉइंट सही है, फोर्थ पॉइंट पता नहीं क्यों यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन लिख दिया है तो बस आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखना है तो मर्ज़ी आपकी है, ठीक है? मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा फोर्थ पॉइंट के बारे में। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे आइए। कहता है कि सबसे पहले पॉइंट में ये लिखिए कि डिस्क्लोज़र हुआ है या फिर नहीं, ये हमें चेक करना होता है एज़ एन ऑडिटर। कितना जनरल पॉइंट लिखा है कि मतलब आप आंसर को बड़ा करने के लिए ऐसे टूटके जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये आईसीएआई ने भी वही यूज़ करा है कि देखिए यहाँ पे कितना लिखा है, ऑडिटर शुड आल्सो डिसाइड वेदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज़ प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है? ये वही पॉइंट जो हम नॉर्मली 10th और 12th में करते थे। क्या चीज़ करते थे कि सर क्वेश्चन 5 मार्क का होता है, तो हमें इन्फॉर्मेशन हमने लिखी, पूरे का पूरा आंसर लिखा, 4 मार्क जितना हो रहा है, 5 मार्क जितना करना है, तो हम क्या करते थे, क्वेश्चन में से ही कुछ इन्फॉर्मेशन उठा-उठा के लिख देते थे। यहाँ पे भी वही किया गया है। आईसीएआई खुद कह रहा है कि इस चीज़ में हम वैसे ही करें, तो हम करेंगे, ठीक है? मार्क्स तो पूरे ही मिलने हैं क्योंकि आईसीएआई ने खुद से वो इन्फॉर्मेशन इस तरीके से प्रेज़ेंट करी है। अगर हम यही प्रेज़ेंट करेंगे, हमारे पास में भी मार्क्स मिल जाएँगे, ठीक है? तो कितना बढ़िया है, कितना आसान है। तो कहता है कि ऑडिटर शुड आल्सो डिसाइड वेदर द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज़ प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड और नॉट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है? और यहाँ पे ध्यान रहे सर, हम इस चीज़ को एंश्योर भी करेंगे कि क्या आपने प्रॉपर्ली डिस्क्लोज़ किया है या फिर नहीं, ठीक है? ये दोनों सेंटेंस एक ही लिखे हैं। बस इन डिटेल ये यहाँ पे लिख दिया है कि भई डिस्क्लोज़ जो हम यहाँ पे करेंगे, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में क्या देखना है? तो कहते हैं कि भई समराइज़ आपके पास में हमें क्या देखना है? तो कहते हैं कि समराइज़ ट्रांज़ैक्शन एंड इवेंट रिकॉर्ड जो है, वो हमें देखने हैं कि वो क्या प्रॉपर्ली आपने डिस्क्लोज़ करे हैं, प्रॉपर्ली प्रेज़ेंट करे हैं, ये बस हमें देखना है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑडिटर की ओर से था कि ऑडिटर को ये चेक करना है। सेकंड पॉइंट मैनेजमेंट की ओर से है, जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ अपने प्रीवियस अपनी वीडियो सीरीज़ में, ठीक है? जहाँ पे मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, उसे प्रिपेयर करना, प्रेज़ेंट करना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, ठीक है? उसे चेक करना, इवैल्यूएट करना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की है। तो प्रिपेयर एंड प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट का काम है, इसे इवैल्यूएट करना ऑडिटर का काम है, ठीक है? तो प्रिपेयर एंड प्रेजेंटेशन किसका काम है? मैनेजमेंट का। सेकंड पॉइंट प बस यही लिखना है। एग्ज़ाम्पल दिया है, एग्ज़ाम्पल आप लिख सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम्पल में इन लोगों ने यहाँ पे कहता है कि चूज़िंग ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी इन द ओके, ये तो सही है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन का एग्ज़ाम्पल इन लोगों ने दे रखा है। चूज़िंग डेप्रिसिएशन, ठीक है? ये आप एग्ज़ाम्पल काट दीजिए। ठीक है? क्योंकि ये कहते हैं कि भई एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी यहाँ पे कहते हैं, और जो डेप्रिसिएशन एज़ पर अगर आप ऐसे आप पढ़ते हैं अकाउंट के अंदर, तो मेरे ख़्याल से डेप्रिसिएशन की मेथड चेंज करना इट इज़ नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है? तो आप ये एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा। मेरे ख़्याल से तो इसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं कहा जाता, ठीक है? कि जो डेप्रिसिएशन की मेथड जो है आप चेंज करते हैं, तो उसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं किया जाता, ठीक है? तो ये एग्ज़ाम्पल मेरे ख़्याल से गलत दिया है, ओके? तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर एग्ज़ाम्पल लिखना ही चाहते हैं, तो ये दूसरा वाला सही एग्ज़ाम्पल इन लोगों ने लिख रखा है। एग्ज़ाम्पल करके आप ये चीज़ लिख लीजिएगा कि चूज़िंग एप्रोप्रिएट मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए जो आप मेथड इवैल्यूएट करते हैं, चेंज करते हैं, चूज़ करते हैं, ठीक है? वो अकाउंटिंग पॉलिसी है। और वो अकाउंटिंग पॉलिसी वगैरह किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है, ठीक है? ये एग्ज़ाम्पल आप लिख लीजिएगा।
ये डेप्रिसिएशन वाला आई थिंक गलत है, ठीक है? जहाँ तक मेरा ज्ञान है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी मैंने ख़ास कुछ देखे नहीं है, ठीक है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आप ये कन्फर्म कर लीजिएगा, वैसे आप तो पढ़ते ही रहिए, ठीक है? तो डेप्रिसिएशन आई थिंक नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है? चलिए, तो इसके बाद थर्ड पॉइंट आप याद रखिए कि ऑडिटर जो है इवैल्यूएट सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी बाय मैनेजमेंट। ये वही वर्ड है मैंने अभी-अभी एक्सप्लेन किया कि प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन किसका काम है? मैनेजमेंट का। लेकिन उसका इवैल्यूएशन करना ऑडिटर का काम है। इवैल्यूएशन मतलब कि हमें उसे चेक करना सही है या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें। ठीक है? 3 पॉइंट हो गए। अब फोर्थ पॉइंट में ये जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, उसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं। अब इन लोगों ने लिखा है तो हम भी लिख देंगे भाई डेफिनेशन आप एज़ इट इज़ याद रख ही सकते हैं। मैं बेस इसका बता दूँ तो हिस्टोरिकल एक 2 वर्ड होते हैं देखिए। एक वर्ड होता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और एक वर्ड होता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मैं अगर यहाँ पे बात निकली है तो यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर दूँ। आपको यहाँ पे पढ़ना ही है, ठीक है? ये मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि हमें बार-बार बताना ना पड़े। एक वर्ड होता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है? और दूसरा होता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। देखिए हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि वो चीज़ जो पास्ट पीरियड से रिलेट करती है। ठीक है? अगर हम कोई चीज़ पास्ट पीरियड के हिसाब से काम कर रहे हैं एज़ एन ऑडिटर, ठीक है? वो इन्फॉर्मेशन जो पास्ट पीरियड से रिलेट करती है, उसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल परचेज़ हो गया, सेल हो गया, ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है? क्योंकि परचेज़ जो हो चुकी है, जो सेल हो चुकी है, उसका हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर ऑडिटिंग में काम कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, वगैरह कर रहे हैं। ठीक है? तो जो पास्ट में इवेंट हो चुके हैं, उससे रिलेटेड हम चीज़ें को यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं, वो है हमारा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है? जबकि मैं बात करूँ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की, जिसके बारे में आपकी ये बुक में इन डेप्थ यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन है, सिंपली इतना ही गिवन है कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि वो इवेंट जो फ्यूचर में अकर होने वाले हैं। मतलब कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पास्ट से रिलेट करता है और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्यूचर से रिलेट करता है। बस इतना ही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। तो आपको भी बड़ा ही आसान हो गया, इतना ही याद करना है, ठीक है? आएगा तो एमसीक्यू पर्पज़ के हिसाब से आएगा, क्वेश्चन तो आएगा नहीं इतना, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्यूचर से रिलेट करता है, ठीक है? तो यहीं पे मैंने आपको बता दिया फिर बार-बार मुझे बताना ना पड़े, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। एक बार आप इसकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है? बस वर्ड यहाँ पे ध्यान रहे पास्ट टाइम पीरियड ये वर्ड आना ही चाहिए, ठीक है? पास्ट वर्ड आना ही चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का जो डेफिनेशन है उसमें बेस वर्ड यही है पास्ट। ठीक है? और प्रोस्पेक्टिव का बेस वर्ड है फ्यूचर, ओके? तो ये आपके पास में हो जाता है। तो याद क्या-क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये मैंने आपको मार्क करवा दिया, आपने मार्क कर लिया होगा। अब डायरेक्टली मैं शॉर्टकट प्रोवाइड करता हूँ। देखिए शॉर्टकट में ऐसा है कि आप ये कहानी की तरह याद रख लीजिए, ठीक है? तो आपका एक की पॉइंट जो है याद करना कम हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली जब भी देखा गया है कि इतने सारे की पॉइंट्स हम बना लेते हैं, तो वो सारे याद नहीं कर पाते। ठीक है? तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर हो जाती है कि अगर आपको ऐसे याद हो जाता है कहानी के तौर पे कि कैसे सर कि सबसे पहले तो एज़ एन ऑडिटर हमें देखना है कि स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई एंटिटी के हर एक एस्पेक्ट कवर हुए हैं या फिर नहीं। ठीक है? जैसे ही हम देखेंगे हम तुरंत ये चेक करेंगे कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो सफिशिएंट एंड रिलायबल है या फिर नहीं। और जैसे ही काम हो गया बस यही इन्फॉर्मेशन जो है आपने प्रॉपर्ली डिस्क्लोज़ करी है या फिर नहीं, ये चेक कर लेंगे, काम खत्म। ये कहानी हो गई। अगर आप कहानी याद नहीं कर पाते, आपको की चाहिए और ज़्यादा दिमाग ना लगाने पड़ी ऐसी की, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल देखिए, जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि स्कोप ऑफ ऑडिट व्हाट इट इंक्लूड, ठीक है? इंक्लूड की बात करें, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होगा स्कोप, ठीक है? मैंने याद ना करने पड़े ऐसे दिमाग लगा के आपका यहाँ पे शॉर्टकट बना लिया है स्कोप, ठीक है? ध्यान रहे सीओपी है, ठीक है? एससीओपी स्कोप। देखिए यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि एस अकेला है, सीओ साथ में है और पी अकेला है। ये आपका हो जाता है पूरे का पूरा शॉर्ट फॉर्म। एस से मेरा मतलब है सफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, सेकंड वाला पॉइंट सफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है? सीओ से मेरा मतलब है कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी, ठीक है? कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी। और आपके पास में पी से मेरा मतलब है प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म है। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर आपको शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, की पॉइंट याद रखना है, तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है? स्कोप, तो स्कोप ऑफ ऑडिट इट इंक्लूड में आपका शॉर्ट फॉर्म ही स्कोप है, ठीक है? तो ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा, कुछ याद करना ही नहीं पड़ेगा, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है? बस 1-2 बार आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसे देख लिया, याद हो जाएगा ऐसे में, ठीक है? एस से मेरा मतलब सफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डेटा, ठीक है? को सीओ से मेरा मतलब है कवरेज ऑफ कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी, ठीक है? और पी से मेरा मतलब प्रेजेंटेशन आप कह सकते हैं, प्रॉपर डिस्क्लोज़र कह सकते हैं, ठीक है? प्रॉपर डिस्क्लोज़र ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, काम खत्म। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? अच्छा।
अब नॉट इंक्लूड के अंदर बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें तो ज़्यादा कुछ बताना भी नहीं पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी पढ़ के आ रहे वही चीज़ है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्कोप ऑफ ऑडिट में जो इंक्लूड नहीं रहता, नॉट इंक्लूड, इसके बारे में बताइए, तो बहुत ज़्यादा सिंपल कहता है कि आपको 4 पॉइंट में काम करना है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये लिखना है कि ऑडिटर से बिल्कुल भी यहाँ पे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो उनकी ड्यूटी जो हमने देखी, 3 तरीके की ड्यूटी होती है, ठीक है? 3 पॉइंट है ड्यूटी में, वो ड्यूटी से बाहर जाके काम करे, ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, ये सबसे पहला पॉइंट। ठीक है? कि ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि आप अपनी ड्यूटी से बाहर जाके काम करें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका काम है ऑडिट करना। अब कोई आपको ये कहे कि भई अपनी जो बिल्डिंग है उसका वैल्यूएशन करके दीजिए, तो वो हमारा काम नहीं है, वो हमारा किसका काम है? इंजीनियर वगैरह का काम है। तो आपसे ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप वो काम करें। ठीक है? आपसे आपके लेवल पे जो काम बनता है, वही काम करने के लिए आपके पास से एक्सपेक्टेशन रखी जाती है। तो ये चीज़ क्लियर? ओके, यहाँ पे सिविल स्ट्रक्चर का वही एग्ज़ाम्पल दिया है, एग्ज़ाम्पल आप रीड कर सकते हैं, एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ठीक है? एग्ज़ाम्पल अगर आपको याद है तो एग्ज़ाम में बिल्कुल लिख के आइए। वो इसके मार्क्स आपको अच्छे से प्रेज़ेंटेशन की वजह से मिल जाएँगे। ठीक है? अच्छा, इसके बाद नॉट एक्सपेक्ट सबसे पहला ये पॉइंट है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये रखिए कि जो ऑडिट है वो ऑफ़िशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है। हर बार कितनी बार मैं बता चुका हूँ इस सीरीज़ के अंदर, ठीक है? 10 बार बता चुका हूँ। ठीक है? सही है ना? 10 बार मैं बता चुका हूँ कि इन्वेस्टिगेशन नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन क्या है सर, एक क्रिटिकल एग्ज़ामिनेशन है, इन डेप्थ एग्ज़ामिनेशन है, ठीक है? डिटेल एग्ज़ामिनेशन है। जो कि हमें नहीं करना होता। हम केवल और केवल इंक्वायरी कर सकते हैं और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन ना मिले तो हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उस पे रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है? हम डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते क्योंकि हमारा वो स्कोप का पार्ट नहीं है। ठीक है? इसके बाद थर्ड पॉइंट आप याद रखिए कि जो ऑडिटर है वो कोई एक्सपर्ट तो है नहीं। कई बार क्या होता है कि मैनेजमेंट जो है वो गलत-गलत इन्फॉर्मेशन हमें दे देता है। तो हम एक्सपर्ट नहीं है कि हम ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम अच्छे से चेक कर पाएँ, कोई फ्रॉड वगैरह है तो हम उसे तुरंत ढूँढ पाएँ, ऐसे एक्सपर्ट तो है नहीं। ठीक है? तो यहाँ पे वही कहता है कि भई अपने पास में ऐसे कोई डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट जो है मैनेजमेंट ने हमें दे दिए, ठीक है? गलत-गलत और हमें इसे आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाए, तो क्या होगा? तो सीधी-सी बात है कि वो हमारे स्कोप का पार्ट ही नहीं है। मैनेजमेंट ने जो इन्फॉर्मेशन दी है, उसे हम पहले ऊपर-ऊपर से देखेंगे, हमारे नॉलेज के हिसाब से क्या वो सही लग रहा है? अगर हाँ, तो आप उस पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर वो बाद में कुछ गलत निकला, तो हमने तो हमारा पूरा नॉलेज यूज़ करा था, ठीक है? क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन तो कर नहीं सकते, तो ये हम कोई एक्सपर्ट वगैरह तो है नहीं कि ऐसे ही जान लेंगे, ठीक है? इतना एक्सपेक्ट आपसे नहीं किया जाता। आपसे सिंपली जो है नॉलेज के हिसाब से नॉर्मली जो काम किया जाता है, वही एक्सपेक्ट किया जाता है। ठीक है? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैनेजमेंट ने आपको कोई डॉक्यूमेंट दिया है और वो क्लियरली दिख रहा है आपको, क्लियरली दिख रहा है कि वो फ़ेक है। तो फिर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उसे पूछिए मैनेजमेंट को कि ये तो फ़ेक है, ठीक है? ये सारी इन्फॉर्मेशन तो निकालिए। लेकिन कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दिया कि बिल्कुल रियल था और मैनेजमेंट ने इन रियलिटी वो गलत बनाया था, तो आपसे की कोई गलती नहीं है, ठीक है? आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। तो बस यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। ये तो मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने लगा। यहाँ पे तो सिंपली आपको लिखना है कि ऑडिटर जो है वो एक्सपर्ट नहीं है। ऑथेंटिकेशन जो हो ऑफ द डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है? कई बार गलत डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए जाएँ, तो हम उसे जो है आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाएँगे, ठीक है? अच्छा, इसके बाद थर्ड पॉइंट आपके पास में ये हो जाता है, फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है। फोर्थ पॉइंट में ज़्यादा कुछ नहीं है। फोर्थ पॉइंट में ये कहता है कि सर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है सर? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट हमारा है रीज़नेबल एश्योरेंस देना। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हम एज़ एन ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट मतलब कि 100% गारंटी कभी नहीं देते, एब्सोल्यूट एश्योरेंस कभी नहीं देते, ठीक है? हम ऑलवेज़ रीज़नेबल एश्योरेंस ही देते हैं, ठीक है? तो हमारे पास में यहाँ पे जो है पॉइंट क्या बन गए, 4 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है? ये 4 पॉइंट तो हम यहाँ पे याद करने के लिए बना रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हमें क्या लिखना है? सबसे पहला पॉइंट कि हमसे एक्सपेक्ट किया ही नहीं जाता कि हम अपनी जो ड्यूटी है उससे बाहर जाके काम करें। सेकंड, इन्वेस्टिगेशन नहीं है ऑडिट, ठीक है? इसलिए हम यहाँ पे डिटेल कोई काम नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन का मतलब भी लिख के आइएगा, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा जा सकता है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्या है सर? क्रिटिकल एग्ज़ामिनेशन है, ठीक है? थर्ड पॉइंट आपके पास में क्या है सर? थर्ड पॉइंट हम एक्सपर्ट तो है नहीं कि हम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसे अच्छे से प्रॉपर्ली चेक कर पाएँ, ठीक है? और यहाँ पे फोर्थ पॉइंट लिख के आइएगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट का? रीज़नेबल एश्योरेंस देना। एज़ एन ऑडिटर हम कभी भी एब्सोल्यूट जो है यहाँ पे एश्योरेंस नहीं दे पाएँगे। ठीक है? चलिए तो ये पॉइंट भी आपका कवर हो जाता है, पॉइंट नंबर आपका 6, ठीक है? ये कंप्लीट हो जाता है। बस अब यहाँ पे हमारा ज़्यादा कुछ बाकी नहीं रहता, छोटी-मोटी चीज़ें हैं, कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपका चैप्टर भी खत्म। ठीक है?